Hello aspirants, I welcome you all back again to this platform of Learn with Sumit. अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक बेसिक फ्रेमवर्क या एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड किया था और आपसे कमेंट्स एंड सजेशंस मांगे थे। कई बच्चों ने ये लिखा कि सर वी वांट दैट ये जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनमें आप कुछ और डेप्थ में हमें इनके बारे में बताएं। व्हाट इज इट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड रिलेटेड थिंग्स लाइक दैट। तो आई एम हियर विथ अ मिशन एंड दैट मिशन इज मिशन recommendation in service selection boards interview, करेक्ट। तो मैं 10 वीडियोस की सीरीज में आपको ए से लेकर जेड तक एसएसबी के प्रोसेस के बारे में और थोड़े डेप्थ में बताऊंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा ताकि आप अपने एम के प्रति या एम की ओर एक स्टेप और आगे बढ़ सके। तो बी विथ मी, लेट्स स्टार्ट। ओके, मिशन रिकमेंडेशन का सबसे पहला पार्ट है रिपोर्टिंग, करेक्ट। इसको मैंने प्री डिपार्चर प्रिपरेशंस, द जर्नी, डेस्टिनेशन स्टेशन, जो भी आपका एसएसबी सेंटर है जहां से आपको कॉल लेटर आया है या आपको जहां रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, और एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि वहां पे आपको पहले जो ब्रीफिंग होती है फर्स्ट डे पे, जो वहां जो ऑफिसर्स होते हैं जब आपको एज अ ग्रुप एड्रेस करते हैं, तो इन चीजों में मैंने इनको डिवाइड किया है और एक एक करके मैं इनको एड्रेस करूंगा। कुछ चीजें इनमें आपको ऐसी लग सकती हैं जो बहुत कॉमन है, यार वी आर ग्रोन अप पीपल, सर ये क्या ऑब्वियस चीजें बता रहे हैं। बट एक चीज याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को अचीव करने के लिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसके रिजल्ट से मतलब होता है, करेक्ट। तो प्री डिपार्चर प्रिपरेशन में सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो आपको कॉल लेटर आया है उसमें जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, क्या सामान लाना है, क्या किस तरह का सामान लाना है, उनका फॉर्म नंबर्स वगैरह सब कुछ उसमें लिखा होगा। प्लीज आप उसको कैरी करना साथ में, और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही कैरी करना, ताकि आप अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस सिचुएशन में या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कभी ना पाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसएसबी, करेक्ट। दैट इंक्लूड्स योर यूनिफॉर्म, ड्रेसेस, इंटरव्यू के फॉर्मल ड्रेसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। वो जब मैं इंटरव्यू का सेक्शन कवर करूंगा तो उसमें आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरी चीज, लोकेशन वगैरह जो है वो आप पहले से ही चेक कर लेना गूगल में, कितनी दूर है सेंटर स्टेशन से, ट्रेवल टाइम क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट। टिकट्स वगैरह एडवांस में बुक करना सो दैट यू हैव अ कंफर्म सीट फॉर योरसेल्फ एंड जर्नी कंफर्टेबल रहे। थ्रू आउट द जर्नी जो है अपने खाने पीने में ऐसी कोई नए एक्सपेरिमेंट्स मत करना, because if you are physically fit then only you will be able to successfully complete the 5 days or rather be at your best, correct। जर्नी के दौरान मैं ये सोचता हूं कि आपको एक दिन पहले अगर आप शाम को पहुंच जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। आप एसएसबी वालों से बात कर सकते हैं, क्या वो आपको एक नाइट पहले वहां स्टे करने देंगे। अगर सेंटर फुल है तो यू कैन प्रेफरेबली टेक अ सेफ प्लेस आउटसाइड समवेयर नियर बाय टू द सेंटर, सो दैट टुमारो जब प्रोसेस शुरू होगा तो आप पूरी तरह से फ्रेश एंड तैयार हो और एक समय पे पहुंच जाएं, और किसी भी कंटिंजेंसी को टैकल करने के लिए आपके पास हाथ में इनफ समय हो। डेस्टिनेशन सेंटर पे आप जब पहुंचोगे वहां पे बेसिकली फोर्सेस की गाड़ियां होती हैं, आपको गाइड करने के लिए लोग होते हैं। दैट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। उनको बहुत एक्सपीरियंस है, सालों से वो ये सेम प्रोसेस रिपीट करते आ रहे हैं और उनको मालूम है कि आप एक बच्चे हैं, आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, सो आपकी जो जो जरूरतें हैं दे नो इट ऑल। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जीटीओस इंट्रो ब्रीफिंग। जब आप सेंटर पे जाओगे एंड एज अ ग्रुप आपको पहले दिन एड्रेस किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप टास्क ऑफिसर जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं, बट इट कैन बी एनी पर्सन, एनी ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, राइट। अब उनकी बातों को आप ध्यान से सुनना,
वो आपको डूज एंड डोंट्स बताएंगे, वहां की रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, आपका बेसिक शेड्यूल बताएंगे। बट आई अगेन से शेड्यूल कैन डिफर डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चे हैं, अवेलेबिलिटी क्या है वहां पर, और ये हर बच्चे के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। बट आपको वो चीज पहले वेल इन एडवांस बता दी जाती है, और एज सच आप सेंटर में 5 days 24 hours अवेलेबल हो, सो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। अब जीटीओ की जो ब्रीफिंग होगी उसमें डूज एंड डोंट्स में आपको जो बिहेवियरल पार्ट है उसके बारे में बताया जाएगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं, 11 SSB इलाहाबाद का। मेरे को आज तक याद है, मेरे जीटीओ ने मेरे को बताया था, या हमें एज अ ग्रुप बताया था, डोंट बी द प्रॉब्लम क्रिएटर एंड ऑल्सो डोंट बी विद द प्रॉब्लम क्रिएटर। करेक्ट। देखो बच्चों, वहां पे हर तरह के बच्चे आते हैं, हर का अलग अप्रोच होता है, हर की अलग पर्सनालिटी होती है। करेक्ट। आप वहां सेलेक्ट होने गए हो एज एन इंडिविजुअल, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ न्यूसेंस एलिमेंट हर जगह मौजूद होते हैं। दैट इज एन एसएसबी ऑल्सो इज नॉट एन एक्सेप्शन। कोई बच्चा होगा जो कैजुअली आ गया है, ही इज नॉट दैट मच फोकस, या उसको उतना ज्यादा मन नहीं है, तो उसका अप्रोच टोटली अलग होगा जो एक डेडिकेटेड एंड वेल मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन बच्चे का होगा। तो आपको वो पहले ही पता चल जाएगा बेसिक नेचर किसका कैसा है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को थोड़ी दूरी बनानी है और रूल्स एंड रेगुलेशन को अधेयर करना है। और उन्होंने मेरे को 3 R's के बारे में भी बताया था। 3 R's, राइट प्लेस, राइट रेग एंड राइट टाइम। मतलब जो जगह बताई गई है वहां पर सही समय पर, और जो सही रेग मीन्स जो यूनिफॉर्म कह लो या जो ड्रेस, जो कि एज पर द सिचुएशन होता है, इंटरव्यू के लिए अलग होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग है, आउटडोर्स के लिए अलग है, वो पहन के आप वहां पे अगर प्रेजेंट हो तो आपको और रिलेटेड किसी तरह की और परेशानी नहीं होगी, एंड आप एक कूल एंड काम माइंड से अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और इस 3 R में मैंने अपने साइड से एक R ऐड किया अपने एक्सपीरियंस से या समय के साथ, वो है करेक्ट स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आप नर्वस नहीं हो, और फिजिकली आप अगर फिट हो, तो ये 4 R मिलके आपको काफी मदद कर सकते हैं अपने इस एम या इस मिशन को फुलफिल करने के लिए। रिपोर्टिंग के बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर भरने बोला जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखने में तो ये एक सिंपल सा पर्चा लगता है जिसमें बहुत कॉमन सी चीजें लिखी होती हैं, बट प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आई अगेन रिपीट, प्लीज मार्क माई वर्ड्स हियर, योर इंटायर इंटरव्यू, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, पर्सनल हो या जीटीए हो, ये इसी पर्चे के आसपास घूमेगा, क्योंकि नाम जैसे अपने आप में बताता है, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चनियर। इसमें आप अपने बारे में अपनी डिटेल्स देते हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें लिखी हुई हर चीज सही है, और क्योंकि आपने खुद लिखा है तो इसके बारे में आपको पता हो, और जब भी आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए या आपके बिहेवियर में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो आपने सच लिखा है। अभी मैं इसके बाद आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एक्चुअल पीआईक्यू में बताऊंगा कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, एंड हाउ शुड यू नो गो अहेड अबाउट फिलिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फॉर्म। बेसिक इसमें पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, जैसे भाई नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस, कहां रहे हो, कास्ट कैटेगरी क्या है, मदर्स टंग, आपकी ओरिजिनल भाषा क्या है, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स जिंदा हैं या अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये सब बेसिक डिटेल्स उसमें एक कॉलम इनसे रिलेटेड होता है। एजुकेशनल डिटेल्स क्या हैं, जो आप 10th के बाद हैं, उसमें सारा फॉर्म से जब हम उस फॉर्म पे आएंगे तो आपको मैं हर कॉलम के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको जनरल एक बता रहा हूं कि पीआईक्यू इज व्हाट इज पीआईक्यू इज ऑल अबाउट। करेक्ट। आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपने किस लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, इन चीजों की डिटेल आपको देनी होगी। आपने कोई ऐसा पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड किया है कि नहीं, इनके बारे में भी मैं जस्ट इसके बाद आपको बताऊंगा। फिर आपको ये डिटेल्स मांगेंगे कि भाई नेचर ऑफ कमीशन क्या है, आप परमानेंट कमीशन के लिए हो, शॉर्ट सर्विस के लिए हो, किस टाइप की एंट्री के लिए हो। अगर आप एनडीए के लिए जा रहे हो तो आप जैसे परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हो, एंड दीज थिंग्स यू पीपल मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग, आई एम श्योर अबाउट दैट। करेक्ट। आपने पहले अटेम्प्ट्स लिया है कि नहीं, एसएसबी सेंटर कौन सा था, डेट कौन सा था, चेस्ट नंबर कौन सा था। मैं बस ये कहना चाहता हूं
कि किसी भी चीज में वहां पे प्लीज इस फॉर्म में झूठ मत लिखना। अगर आपने पहले अटेम्प्ट लिया है एंड यू आर नॉट रिकमेंडेड, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई वो गलती हो गई है, दैट वाज अ सिन, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले रिकमेंड नहीं हुए थे तो इस बार भी आप रिकमेंड नहीं होगे। हाँ, लेकिन आप इसमें अगर इनकरेक्ट जानकारी दोगे और अगर वो ट्रेस हो जाता है तो आप 100% रिकमेंड नहीं होगे और मोस्ट प्रोबेबली डिसिप्लिनरी रीजन से आप शायद आगे कभी अपियर भी ना हो पाए। तो हमेशा याद रखना, इसमें हर एक चीज जो है वो फैक्ट होनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द ओरिजिनल PIQ फॉर्म, जिसमें आपको मैं कॉलम वाइज एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे एक कॉमन सी चीज जो दिख रही है, जो लगता है यार ये तो मेरे को आता ही है, ये तो मैं लिख ही दूंगा, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं। ओके, तो दिस इज द एक्चुअल PIQ जो आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसमें आप जो भी जानकारी दोगे वो किसी और के पास नहीं जानी होती है। सो डोंट वरी, बी ओपन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके SSB के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्शन बोर्ड, कौन से बोर्ड में आप गए हो, प्लेस, करेक्ट, वो आपके कॉल लेटर में भी, और ऑब्वियसली आप जब इसको भरोगे तो आप ऑलरेडी उस सेंटर में प्रेजेंट रहोगे। बैच नंबर कौन सा है, चेस्ट नंबर क्या है, UPSC का जो रोल नंबर है वो क्या है। नेम इन कैपिटल्स। एक चीज याद रखना, किसी भी कॉलम को भरने में जल्दीबाजी करने से बेटर है कि आप पहले उसको पढ़ लें, क्योंकि आधे इंस्ट्रक्शंस वो वहीं लिखे रहते हैं कि आपको क्या लिखना है वहां पे और किस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ब्लैक कलर एक यूनिवर्सल कलर है एंड सेफेस्ट टू यूज एट एवरी प्लेस ऑलमोस्ट, अनलेस एंड अनटिल जहां पे स्पेसिफाइड हो कि आपको किसी और कलर में लिखना है। ओके, तो देखो यहां पे साफ लिखा हुआ है कैपिटल्स, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप 1000 फॉर्म उठा के देखोगे तो उसमें 100 ऐसे फॉर्म्स मिल जाएंगे जिसमें सच में कैपिटल्स में नहीं लिखा हुआ है। और यही छोटी छोटी चीजें जो है वो आपका इंप्रेशन आपके इंटरव्यूअर के सामने रखती हैं, आपके GTO के सामने रखती हैं, आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके सामने रखती हैं। तो द क्लू इज, बिफोर जंपिंग ऑन टू स्टार्ट राइटिंग इट, फर्स्ट रीड दीज थिंग्स। क्या लिखा है यहां पे, करेक्ट, इन कैपिटल्स भाई नाम हो गया, और वो भी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। कई लोगों के बहुत नाम होते हैं, कोई यूजेज नेम अलग होता है, उससे नहीं मतलब है हमें, भाई जो हमारा ऑफिशियल नेम जो इन रिकॉर्ड्स है, राइट, वो आपको वहां मेंशन करना है जो आपने UPSC में मेंशन किया है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार रिजल्ट्स आने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है कि बंदा कौन है। पिताजी का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल्स नहीं लिखा हुआ है बट आप कैपिटल्स भी यूज कर सकते हो। अब यहां पे देखो, आपको यहां पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, तीनों में आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब कई बोलेंगे एड्रेस तो सर एक है, या मेरे तो बहुत सारे एड्रेस हैं। यह साफ साफ मेंशन्ड है, मैक्सिमम रेसिडेंस, मतलब आप कहां पे ज्यादातर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादातर दिल्ली में रहता हूं, मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो किसी और प्लेस का है। इसके अलावा मैं अपने पढ़ाई के लिए, या फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई आर्मी डेज, या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब विदेश में था तो वो एड्रेसेस अलग हैं। मैं यहां से ही पढ़ के बता सकता हूं कि मैं इस कॉलम में कौन से एड्रेस को मेंशन करने कहा जा रहा है। मैक्सिमम रेसिडेंस जो है, आप ज्यादातर कहां रहे हैं। प्रेजेंट रेसिडेंस, आप कहां अभी वर्तमान में रह रहे हैं। परमानेंट रेसिडेंस मतलब जो आपका पैतृक, आपके माता पिता है, या आपका जो गांव जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको यहां पे मेंशन करना है। कई लोगों के लिए ये तीनों सेम भी हो सकता है, और एक हमारे जैसे सर्विसेज बैकग्राउंड के आने वाले लोगों के लिए ये तीनों चीजें अलग भी हो सकती हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना और उस हिसाब से ही वहां पे अपना एड्रेस लिखना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें इन्हीं एड्रेसेस को कंसिडर किया जाएगा। बाद में आपको एक फॉर्म और मिलेगा भरने के लिए, बट देन दीज एड्रेसेस शुड मैच प्रिफरेबली, करेक्ट। अब आओ आप नीचे, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो कि नहीं आते, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, सिंगल या विडोवर। अब देखो, इसमें जो चीज नॉट एप्लीकेबल है, आपको कॉलम्स ब्लैंक नहीं छोड़ने। आप पे जो चीज एप्लीकेबल नहीं है, जैसे आपने ऑलरेडी लिख दिया एक जगह पे कि आप सिंगल हो, और कहीं ऐसा लिखा हुआ है मैरिड,
आप लिख दो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ब्लैंक्स नहीं छोड़ने कॉलम को। रिलीजन, हिंदू एक रिलीजन है, बौद्ध एक रिलीजन है, क्रिश्चियन एक रिलीजन है? नहीं। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, हिंदुइज्म एक रिलीजन है, बुद्धिज्म एक रिलीजन है, इस्लाम एक रिलीजन है। क्रिश्चियन या हिंदू वो इंसान है जो उस रिलीजन को फॉलो करता है। तो आपसे यहां पे क्या पूछा गया है? रिलीजन पूछा गया है। तो अगर आप हिंदू हैं तो आप वहां हिंदू ना लिखकर हिंदुइज्म लिखेंगे, करेक्ट? ये छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपके एक जनरल अवेयरनेस, एक जनरल नॉलेज के बारे में आप रिफ्लेक्ट करती हैं आपके सेलेक्टर के सामने, रादर देन वर्ड्स। ये आपका एक्शन है जो सामने सामने उसके हाथ में होता है फॉर्म पे। तो ये स्मॉल डिटेल्स को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगर पेरेंट्स अलाइव हैं, हाँ या ना, करेक्ट। अब देखो नॉट एप्लीकेबल जो मैंने बोला था, ये यहां पे उसका लाइव एग्जांपल आपको देखने मिलता है। अगर आप लिख रहे हैं आपके पेरेंट्स अलाइव हैं और यहां पे लिखा है इफ नॉट अलाइव, आप उस समय आपकी एज क्या थी जब आपके मदर या फादर का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ? तो अगर आप लिख रहे हो कि आपके माँ पिताजी या माता दोनों ही अभी अलाइव हैं, तो आपको इस कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिखना है, बिकॉज वो आप पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो अलाइव है। तो इस क्वेश्चन का आपके लिए कोई रिलेवेंस या एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। ब्लैंक नहीं छोड़ना किसी भी कॉलम को। उसके बाद आपको बेसिक अपनी एजुकेशन भरनी है। ऑक्यूपेशन, अगर आप पढ़ रहे हो या मतलब ऑक्यूपेशन आपका वो अपने फादर, मदर, गार्जियन, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर के बारे में लिखना है। अब इसमें अगर आप सिंगल हो, करेक्ट, ओनली सिबलिंग हो, तो आप डायरेक्ट लिखोगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब वो है ही नहीं तो फिर उनकी एजुकेशन या उनकी पर मंथ इनकम वगैरह का कोई रिलेवेंस नहीं बनता। इसमें करेक्ट जानकारी देनी है, ठीक है। अगर कम है कम लिखो, ज्यादा है ज्यादा लिखो, दैट डजंट मैटर। यहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, 10th आपने कहां से किया, 12th, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो। अब जैसे आप 12th के लिए जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली एज पर द एज, आई एम अगेन सेइंग मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगे, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिख दोगे नॉट एप्लीकेबल। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कहां से किया है, कौन सी बोर्ड से किया है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड जो भी है, कौन से ईयर में किया है, कितने % मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्लिक डिवीजन आप उसको लिख सकते हो। हर एक बोर्ड का अलग है डिवीजन का पैरामीटर्स। आप अपने जो मार्क्स शीट के जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उनमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपको परसेंटेज जो है वो किस डिवीजन में आ रहा है एज पर दैट बोर्ड्स रेगुलेशन, आप उसको याद रखना। मीडियम क्या था, कौन से लैंग्वेज में था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, डे बॉर्डर थे या नहीं थे, इसमें आप लिखोगे थे या नहीं थे, डे बॉर्डर नॉट एप्लीकेबल। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी। अब ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो होता है ना, इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें मैं क्या लिखूं, मेरी तो ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं है। देखो कोई भी अचीवमेंट छोटी या बड़ी नहीं होती, आपको जो भी आपने अचीव किया है वो वहां रिफ्लेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह हूं और मान लीजिए अपने यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, या अपने बोर्ड में मैं स्टेट टॉपर था, या अपने स्कूल का भी अगर मैं टॉपर था, तो मैं उसको यहाँ पे अचीवमेंट में जरूर लिखूंगा, क्योंकि दैट इज एन अचीवमेंट एज पर माई ओन परसेप्शन एंड थॉट्स एंड कंसिडरिंग द एज ग्रुप विच आई बिलोंग टू। ठीक है, कोई एक 12th पास बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री हो तभी उसका अचीवमेंट माना जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो आपने अचीव की हैं उनको पहले से अपने दिमाग में रखोगे, तो ये PIQ भरते समय या पर्सनल इंटरव्यू जब दोगे तो ये आपको काफी मदद करेंगी। अब देखो एज का कॉलम है, जनरली एज में आदमी बोल देता है भाई मैं 40 साल का हूं, लेकिन यहां पे आपको क्लियरली लिखना है ईयर्स एंड मंथ। ठीक है, आप इतने साल के हो और इतने महीने के, ठीक है, तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ, जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से पहले ही कैलकुलेट करके रखना कि मैं इतने साल का हूं और इतना मेरा रनिंग महीना है, उसको आपको यहाँ साफ साफ लिख देना है। हाइट क्या है, अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ मीटर्स। क्लियर? अब आप देखो जनरली आदमी अपना हाइट कैसे बताता है, मैं इतने फुट इतने इंच का हूं, लेकिन जो चीज जैसे मांगी गई है आपको उसी में लिखना है, ना यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है ना आपको फीट्स में लिखनी है,
आपको लिखना है मीटर्स में। सो ये चीजें आपको पहले इसलिए बताई जा रही है, इसका प्रैक्टिस भी आपको करवाया जाता है ताकि आप पहले से ही सारा कैलकुलेशन करके दिमाग में बैठे हो कि भाई इतना फीट या इतना सेंटीमीटर जो है वो इतना मीटर बनता है, ताकि वहां पे आप टाइम वेस्ट ना करें या किसी तरह का कंफ्यूजन या रॉन्ग डेटा आप ना दे बैठे। वेट कितना है आपका इन केजीज, करेक्ट, इसमें आप पाउंड्स वगैरह में कुछ नहीं लिखना। मैंने आपको फिर कहा आपको इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़नी है, खास करके नीचे जो चीजें लिखी हैं कि वो आपको आपसे ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मांग रहे हैं। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो, पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी मीन यहां पे नॉट एप्लीकेबल का स्कोप बन जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो नहीं काम कर रहे, यहां पे डायरेक्ट आप नॉट एप्लीकेबल लिख दो NA कैपिटल में और ऊपर आ जाओ, ठीक है। एनसीसी ट्रेनिंग की जो डिटेल्स ये मांगे हैं, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर क्या एनसीसी की जो ट्रेनिंग है कंपलसरी है? जी नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं। दे जस्ट वांट टू नो कि आपने किया है कि नहीं, और अगर किया है तो किस लेवल तक किया है। अगर आपने नहीं किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस उसको साफ साफ बता दो वहां पे, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट योर सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रस्ट यू मी अपॉन दिस। ओके, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की तो आपने यहां पे लिख दिया नहीं की, तो उसमें यदि हाँ में यहाँ पे सब में अगर आपने नहीं किया तो सब में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, और अगर किया है तो जो चीजें जैसे पूछी गई, आपका विंग क्या था, डिवीजन क्या था, सर्टिफिकेट ऑब्टेन क्या था, ABC जो होता है क्लासिफिकेशन, वो वहां पे लिख दो। उसके बाद आपके पर्सनल जो इंटरेस्ट रहे हैं, खेलकूद में क्या कहा है, कहां पार्टिसिपेशन है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इफ एनी। फिर मैं यहां पे आता हूं वही सेम चीज पे, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी। इसको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, कारण अगर आप अपने स्कूल में एक हाउस कैप्टन भी थे किसी पर्टिकुलर टीम के, तो दैट इज एन अचीवमेंट, करेक्ट, बिकॉज उन बच्चों के लिए तो आप कैप्टन हो ना, उनके आप लीडर रहे हो, तो आप उसको मेंशन करो, वहां बेझिझक मेंशन करो कि सर आई वाज द हेड बॉय ऑफ माय स्कूल, या आई वाज द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, या ऑफ माय हाउस आई बिलोंग टू, करेक्ट। तो ये चीजें आपको पहले से दिमाग में रखनी है कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यूअर को भी तो आपको एक प्लेटफॉर्म देना है जिसपे वो आपसे पूछ सके और आप उसको ये दिखा सके कि भाई यस आई हैव गॉट द OLQs एंड द क्वालिटीज व्हिच यू आर ट्राइंग टू सी इन अस, एंड वो आपको रिकमेंड कर सके, करेक्ट। आप सब कुछ अगर ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो ऐसा होगा भाई इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं है। आपको बताना है अपने बारे में, दिखाना है ताकि वो देख सके। बाकी डिटेल्स फैक्चुअल है, इसलिए मैं बार बार यहां पे बोल रहा हूं अचीवमेंट के बारे में, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार सर लिखना क्या है, मैंने तो उस तरह का कुछ अचीव ही नहीं किया। आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए कोई नहीं बोल रहा, जो भी चीज अचीव की है, जो आपको जो प्राउड फील कराया हो या आपके मदर फादर को प्राउड फील कराया हो, वो अचीवमेंट में काउंट होता है। अब ये एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है भाई, आपने किस किस एक्टिविटी में पार्ट लिया है, कितने दिन तक पार्ट लिया, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी। अब एक्टिविटी ग्रुप में जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स तो आपने ऊपर लिख दिया है, हाइकिंग, आप ड्रामा क्लब में थे तो आप लिखो यहां पे आई वॉज इन ड्रामा क्लब। ड्यूरेशन, जब भी आपने शुरू किया हो, मान लो आप 6th क्लास से पार्टिसिपेट कर रहे हो या डिबेट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो आप एक्टिविटी यहां लिखोगे, कितने टाइम में लिखा है। ऐसा नहीं है कि इसको मंथ में एकदम स्पेसिफिक लिखना है। भाई डिबेट आप 6th क्लास से कर रहे थे, अभी आप 12th में हो, 8 ईयर्स लिख सकते हो, 6 ईयर्स लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, भाई आपने जो अवार्ड जीते लिखो आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल, आई रिप्रेजेंटेड माई यूनिवर्सिटी, या अगर कोई सच में रिकॉग्नाइज चीज उस लेवल की आपने अचीव की है, आप उसको यहां पे प्लीज मेंशन करो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इफ एनी में। पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिसेज हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग और एनी स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी। यहां पे अगर एनसीसी स्काउटिंग आपने नहीं की है, लेकिन ये कॉलम जो है आपको हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया होता है। एक्स्ट्रा कोकरिकुलर ग्रुप में जैसे भाई आप कैप्टन रह चुके हो, आप मेंटर रह चुके हो, आप ट्रेनर रह चुके हो, कहीं पे भी आपने ऐसा कोई पोजीशन होल्ड किया हो, आप हेड बॉय हो, आप स्कूल कैप्टन रह चुके हो, उन चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेचर ऑफ कमीशन मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इससे पहले आपने पहले अटेम्प्ट लिया है कि नहीं लिया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पहले कोई इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन से SSB नंबर, प्लेस, डेट, चेस्ट नंबर, बैच नंबर, सही इंफॉर्मेशन यहां पे दे देना। पहले रिजेक्शन हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुपाना मत प्लीज, करेक्ट।
यहां पे ये फॉर्म आपका खत्म हो जाता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या क्या सीखा आपने? सबसे पहले सही और फैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ छुपाना नहीं है, गलत या झूठ नहीं लिखना, कॉलम्स को ब्लैंक नहीं छोड़नी है, जो चीज एप्लीकेबल नहीं है वहां पे क्लियरली लिखो नॉट एप्लीकेबल। अचीवमेंट्स अपनी वहां जाने से पहले ही अपने दिमाग में सोचो, हाँ मैंने ये चीजें अचीव की थी, बिकॉज स्कूल लाइफ एक लंबा टाइम है, वहां लिखते समय कई बार बच्चे जो होते हैं वो रिकलेक्ट नहीं कर पाते कि हमने किया क्या। फॉर्म भरने के बाद आता है यार मैंने उस दिन भी ये अचीव किया था, मेरे को ये अवार्ड मिला था, उस दिन मैं न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, मेरा ये वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ था, स्पेशली आज के डेट्स में। आप वो सब चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि एक बेस बन सके जिसपे इंटरव्यूअर आपसे आगे क्वेश्चन पूछ सके, या साइकोलॉजिस्ट उसको एनालाइज कर सके, या जीटीओ भी देख सके कि हाँ इस बंदे में है दम। करेक्ट? तो ये पहला प्रोसेस था जो कि बहुत क्रूशियल है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप कमेंट में लिखो, आई विल एक्सप्लेन देम टू यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यू कैन लाइक इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू इंटायरली। करेक्ट? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।